Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter Gravitation, and in this session we are here going to discuss about the question answers of a SAT A. That is, in this session we are here going to talk about the in-text question answer. Clear? So let's start with the session number 12. So the question number 1 is, state the universal law of gravitation. Gravitation की universal law क्या है? Actually, according to this law, the attractive force between any two objects in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Obviously, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. उनके जो मासेस हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस हैं, उनके प्रोडक्ट के जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इज दैट क्लियर? That according to this law, the attractive force between any two objects in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? तो अभी हमने स्टडी किया कि क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है. क्लियर? इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी आपको क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने का. किसके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है हमें? दैट जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है इन बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के बीच में और अर्थ पे जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बीच में. तो अभी देखो F इज इक्वल्स टू हो गया Gmm अपॉन R स्क्वायर. क्लियर? यहाँ पे M क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ. ठीक है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया एंड R विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? Actually, the falling of a body from a height towards the earth under the gravitational force of earth is called free fall. Clear? किसी भी बॉडी का नीचे गिरना और वी कैन से किसी भी हाइट से अर्थ पे गिरना, अर्थ की साइड गिरना टू अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जहाँ पे ऑब्वियसली क्या होता है? अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती रहती है. ठीक है, और हम किसी भी बॉडी को किसी हाइट से अर्थ के टुवर्ड्स फेंकते हैं, तो जो उसका फॉल होगा दैट विल बी फ्री फॉल. क्लियर? That the falling of a body from a height towards the earth under the gravitational force of earth is called free fall. Your next question is, what do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity से आप क्या समझते हो? Actually, acceleration of a body during free fall towards a celestial body is called acceleration due to gravity. किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन फ्री फॉल के टाइम पे टुवर्ड्स अ कैलेस्टियल बॉडी, किसी भी कैलेस्टियल बॉडी की साइड में यदि एक्सेलरेशन होता है तो उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. इज दैट क्लियर? दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग द फ्री फॉल टुवर्ड्स अ कैलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नॉर्मली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटी. क्लियर? I mean to say the value of gravity is 9.8 meter per second square. Is that clear? तो आपको समझ में आया acceleration due to gravity क्या होता है. Your next question is, what are the differences between mass of an object and its weight? Obviously, एक mass है किसी object का और एक किसी object का weight है. उन दोनों के बीच में differences क्या हो सकते हैं? Main difference मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. बाकी के डिफरेंस जब मैंने आपको सेशन कराया था मास एंड वेट के बारे में, वहां से आप स्टडी कर सकते हो यदि आपने स्टडी नहीं किया, और यदि आपने स्टडी किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता होगा. एक्चुअली मास इज द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी. जो मास है वो बॉडी का टोटल कंटेंट होता है, वाइल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. जबकि जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो फोर्स होती है जिसके थ्रू जो मास है बॉडी का. क्लियर? और वी कैन से जो वेट है वो एक वो फोर्स होती है जिसके थ्रू जो पर्सन है वो अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है. क्लियर? मास क्या है? जो बॉडी का एक्चुअल वेट है, एक्चुअल मास है, जो बॉडी में एक्चुअल हमारी परसेंटेज अवेलेबल है किसी चीज की. समझ में आया? दैट मास वो है जो बॉडी का एक्चुअल मास है.
लेकिन वेट क्या है, वेट जो है कि मास तो बॉडी का है ही, उस पे हमारी फोर्स और लग रही है। अब फोर्स और लग रही है तो ऐसा लगता है कि जो बॉडी है वो हैवी है, जबकि ऐसा नहीं होता, उसका मास वही होता है जितना उसका एक्चुअल मास होता है। बस फोर्स लगने की वजह से क्या होता है कि जो हैवीनेस है वो नजर आती है। मास जो होता है वो बॉडी का हर एक प्लेस पे कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि मास क्या है, एक्चुअल मास है, वो हर एक प्लेस पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम मून पे हैं, चाहे हम जुपिटर पे हैं, चाहे हम अर्थ पे हैं, चाहे हम वाटर में हैं, हर जगह मास हमारा इक्वल रहेगा। लेकिन जो वेट है वो हर जगह डिफरेंट होगा, क्योंकि हर जगह फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होती है, ग्रेविटी की वैल्यूज अलग अलग होती है, तो फोर्स अलग अलग होगी तो वेट भी अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? दैट मास इज द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी, while weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Your next question is, why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? क्यों जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वेट होता है वो उसके अर्थ पे जो वेट अवेलेबल है उसके 1/6 होता है? Actually, due to change in gravity at moon, the acceleration due to gravity is 1/6 that of the earth. क्या होता है? ग्रेविटी में चेंज होता है। क्लियर? मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट इज जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 होती है। क्लियर? दिस इज द रीजन व्हाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। एंड इसीलिए जो मून है उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ के पे जिसका उसका जितना वेट होता है उसके 1/6 रहता है। क्यों? क्योंकि जो मून है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के acceleration due to gravity से 1/6 रहता है। Is that clear? Your next question is, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? क्यों डिफिकल्ट है किसी भी स्कूल बैग को होल्ड करना जिसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो थिन है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बनी हुई हैं? अब क्यों ऐसा डिफिकल्ट है? नॉर्मली आपने देखा होगा ना, जो आपके बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो काफी वाइड एरिया की होती हैं, तो ना हम स्मॉल एरिया में क्यों नहीं बनाते, थिन क्यों नहीं बनाते? एक्चुअली इट इज बिकॉज द एरिया अंडर द स्ट्रैप इज स्मॉल। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, जो स्ट्रैप के अंदर एरिया आएगा वो काफी स्मॉल होगा। हेंस लार्ज प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रैप ऑन द फिंगर्स और सोल्जर्स। तो इसके बाद क्या होगा, जो प्रेशर है वो लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो स्ट्रिप्स के थ्रू फिंगर्स पे, सोल्जर्स पे जो प्रेशर है वो ज्यादा एक्सर्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब जब एरिया कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो जो स्ट्रिप्स है वो फिंगर्स पे, सोल्जर्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जब वो फिंगर्स पे, सोल्जर्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो ऑब्वियसली कटिंग के चांसेस, रशेस के चांसेस रहते हैं। दैट इज जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फिंगर्स कट सकती है, उसके सोल्जर्स पे प्रेशर लगने की वजह से खिंचाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। दिस इज द रीजन वी यूज स्ट्रैप्स विद अ लार्ज एरिया। इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय buoyancy? buoyancy से आप क्या समझते हो? Actually, the tendency of a body to float in a liquid or the ability of a liquid to make an object float in it is called buoyancy. Simply buoyancy क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड में फ्लोट कर सकता है, और वी कैन से ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद में फ्लोट करा सकता है, उसे हम buoyancy कह सकते हैं। क्लियर? That the tendency of an object to float in a liquid or the ability of liquid to make an object float in it is called buoyancy. Your next question is, why does an object float or sink when placed on a surface of water? किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि वाटर के सरफेस पे रख दिया जाए तो वो फ्लोट और सिंक क्यों होता है? Actually, two forces, that is weight of the object and the upthrust act on the object. सिंपली यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ वाटर पे रखेंगे तो दो फोर्स लगती हैं उस पे, एक तो वेट लगता है ऑब्जेक्ट का, दूसरा अपथ्रस्ट लगता है। जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और जो अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। क्लियर? दैट इज दो अनबैलेंस्ड फोर्स वहां पे वर्क कर रही होती हैं। अब क्या होगा, यदि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा है अपथ्रस्ट के कंपैरिजन में,
तो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक हो जाएगा। लेकिन यदि जो वेट ऑब्जेक्ट का वो अपथ्रस्ट से कम है, दैट इज अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। क्लियर? तो सिंपली यदि हमारे नॉर्मली जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही है तो फ्लोटिंग और सिंकिंग इस चीज पे डिपेंड करेगी कि उनमें से कौन सी जो फोर्स है वो हायर है। जो फोर्स हायर होगी वो अपना एक्शन करेगी। सिंपली यदि वेट ऑब्जेक्ट का हायर होगा तो क्या होगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, दिस इज द रीजन ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। और यदि वेट कम होगा तो ऑब्वियसली अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट होती है, दिस इज द रीजन जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? Because two forces, that is weight of the object and upthrust, acts on the object. Your next question is, you find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kg? आपने ये फाइंड आउट किया कि एक वेइंग मशीन पे आपका जो मास है वो 42 kg है, तो जो आपका मास होगा वो 42 kg से कम होगा या ज्यादा होगा? एक्चुअली मास इज मोर देन 42 kg। जो मास है वो 42 kg से ज्यादा होगा। Why? Because as the buoyant force due to air is acting on us, क्योंकि जो buoyant force है एयर की वजह से वो एक्ट कर रही होती है हम पे, the reading of weighing machine will be less than the actual mass of the person. तो जो रीडिंग होंगी weighing machine की वो less than होंगी to the actual mass of the person का जो actual mass है उससे जो रीडिंग्स हैं वो कम होंगी, because the buoyant force due to air is acting on us. Is that clear to you? The next question is, you have a bag of cotton and an iron bar, each of indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. आपके पास एक कॉटन बैग का एक बैग है जिसमें कॉटन है और आयरन बार्स हैं। जब उन्हें हमने वेइंग मशीन पे मेजर किया तो दोनों का 100 kg मास था। इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर, जबकि रियलिटी में एक हैवी होता है दूसरे से। Can you say which one is heavier and why? Yes, iron bar is heavier than the cotton bag because the mass of iron bar will have lesser surface area and hence will apply more pressure on holding. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन बार है वो हैवियर होगा। आप सोचेंगे जब दोनों का 100 kg वेट है तो हैवियर क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द मास ऑफ आयरन बार विल हैव लेसर सरफेस एरिया, क्योंकि जो आयरन बार है उसका जो मास है वो लेसर एरिया रखता है। क्लियर? जब उसका मास लेसर एरिया रखेगा तो वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। जब वो होल्डिंग पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा तो ऑब्वियसली हैवियर कौन होगा? जो आयरन बार होगा। इज दैट क्लियर? The next question is, how does the force of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half? कैसे कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चेंज होती है यदि जो डिस्टेंस है उनके बीच की उसे हाफ कर दिया जाए? एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? हमने क्या करा, r डैश इज इक्वल टू r/2 ले लिया क्योंकि जो डिस्टेंस है उसको हमने हाफ कर दिया। Thus, new force of gravitation that is F dash is equals to हो जाएगा g m1 m2 upon r dash का square. So it will be is equals to g m1 m2 upon r upon 2 का square. Is that clear? So F dash is equals to हो जाएगा 4 g m1 m2 upon r square. Clear? अब g m1 m2 upon r square क्या है? That is equals to the force. So F dash is equals to हो जाएगा 4F. That is, if the force of attraction becomes 4 times to the original value, that is यदि हम हाफ कर देंगे डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है that will becomes 4 times to the original value. Is that clear to you? So your next question is, gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे प्रोपोर्शंस में लगती है उनके मासेस के में। क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो लाइटर ऑब्जेक्ट से जल्दी नहीं गिरता, फास्टर नहीं गिरता? एक्चुअली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड इज इक्वल टू द ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ पॉइंट। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटी होती है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट रहती है और हर एक ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है एट एनी पॉइंट। So heavy objects falls with same acceleration as light object, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट रहती है। दिस इज द रीजन
जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो उसी सेम एक्सेलरेशन के साथ आएगा नीचे जिस एक्सेलरेशन के साथ कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? That is, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है बिटवीन द अर्थ के बीच में और एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है उसके सरफेस पे। हमें पता है F इज इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू रखी हमने 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10⁻24, देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 1 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 9.77 और दैट विल बी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्लियर? Your next question is, the earth and moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attracts the moon with the gravitational force that is greater or smaller or the same as the force with which moon attracts the earth? Why? क्या जो अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को वो ग्रेटर होगी, स्मॉलर होगी या सेम होगी जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है? उसके कंपैरिजन में हमको सिर्फ ये निकालना है कि मून जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है क्या उसी से अर्थ मून को करती है? Actually yes, because when two objects attract each other, then gravitational force of attraction applied by first object on the second object is same as the force applied by second object on the first object. Clear? That is, जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो हमेशा सेम रहती है। दैट इज, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा वो भी सेम होगी और सेकंड ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट पे अप्लाई करेगा वो उसके इक्वल होगी पहले वाले की। इज दैट क्लियर? That yes, because when the two objects attracts each other, the gravitational force of attraction applied by the first object on the second object is same as the force applied by second object on the first. The next question is, if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? अभी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मून भी अर्थ को उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स के साथ अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो अर्थ है वो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती? एक्चुअली दिस इज बिकॉज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स द अर्थ इज सेम बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द मून। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है उसी फोर्स से जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ डिस्प्लेस नहीं होते। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स को क्या होगा इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? यदि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। यदि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसे डबल या ट्रिपल कर दिया जाए। एंड द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, या फिर जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स का उसे डबल कर दिया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर किया मैंने। क्लियर? सो इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, दैट इज एक को हमने ले लिया 2m1, तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g 2m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 2f। क्लियर? दैट इज 2 टाइम्स हो जाएगी। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, यदि डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं दैट इज यहाँ पे हम 2r कर दिया तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर के बराबर। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस मींस फोर्स बिकम्स 1/4 एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, यदि 3r कर दिया जाए डिस्टेंस को तो दैट विल बी इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर। देन F डैश इज इक्वल टू 1/9 gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। So F dash is equals to 1/9f, that is force becomes 1/9. Is that clear? Now the last case is that if the mass of both objects are doubled, यदि दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए तो 2m1 2m2 अपॉन r स्क्वायर, that will be equals to 4 into gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। So F is equals to हो जाएगा 4f, that is force becomes 4 times. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया और उसके साथ एक्सरसाइज के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड लक।